में जल्दी से सारे के सारे लोग यहाँ पर मौजूद हो जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया पढ़ रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया में इंडियन पॉलिटी में हम लोगों ने सबसे पहले बात की थी कंपनी रूल के बारे में या कंपनी के अधीन शासन के बारे में, जिसमें हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1857 तक के बीच में जितने भी एक्ट्स पारित करके भेजे गए उनके बारे में बात की। और फिर उसके बाद हमने पढ़ना शुरू किया था क्राउन रूल, जिसकी शुरुआत हुई थी 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या भारत शासन अधिनियम से। और यहां से लेकर अब 1935 तक हम या 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट तक हम बात करते हैं क्राउन रूल या ताज के शासन के बारे में। तो आखिरी क्लास में लास्ट हम 1919 के इंडियन काउंसिल एक्ट या जिसे हमने मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट कहा था, वहां तक हम पहुंच गए थे। बातचीत वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए देर ना करते हुए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। दिस इज इंडियन पॉलिटी। हम पढ़ रहे हैं भारतीय राज व्यवस्था। इंडियन पॉलिटी या भारतीय राज व्यवस्था, जिसमें हम चर्चा कर रहे थे और हम बातचीत कर रहे थे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। या जिसे आप हिंदी में कह सकते हैं भारत का संवैधानिक विकास। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या भारत का संवैधानिक विकास। और आप जानते हैं कि भारत के संवैधानिक विकास में हम चर्चा कर रहे थे अबाउट क्राउन रूल, यानी कि ताज का शासन। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लेकर 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तक। लास्ट मैंने आपको बताया था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट, जिसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की गई। और जब प्रांतों में द्वैध शासन लगाया गया तो यह निर्धारित किया गया कि हर 10 साल के बाद ब्रिटेन से एक कमीशन भेजा जाएगा जो ये समीक्षा करेगा, जो ये रिव्यू करेगा, ये चेक करेगा वेदर दैट डायरकी इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, कि वो जो द्वैध शासन प्रांतों में लगाया गया है वो पूर्ण रूप से सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। तो 1919 के ठीक 10 साल के बाद 1929 में भेजा जाना था ये कमीशन, ये आयोग। लेकिन क्योंकि 1929 में ब्रिटेन में इलेक्शंस होने थे, निर्वाचन होने थे, चुनाव होने थे, इसीलिए 2 साल पहले ही 1927 में गठन कर दिया गया इस आयोग का, जिसे हम साइमन आयोग या साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। हालांकि कांग्रेस के द्वारा इसका पुरजोर विरोध किया गया, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। 1928 में साइमन कमीशन भारत पहुंचा, बंबई पहुंचा, जिसका पुरजोर विरोध किया गया। लेकिन फिर भी साइमन कमीशन भारत भेजा गया। हमारी ये मांग थी कि भाई साइमन कमीशन की अगर हम बात करें तो भाई साइमन कमीशन में 7 मेंबर्स या 7 सदस्यों की सदस्यता में साइमन आयोग का गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष सर जॉन साइमन था। लेकिन उसमें सातों के सातों फिरंगी मेंबर्स थे, अंग्रेज सदस्य थे, ब्रिटिशर्स थे। और हमारी मांग ये थी कि भाई 7 सदस्यों में से कम एक मेंबर, तो कम से कम एक सदस्य क्या होना चाहिए, इंडियन होना चाहिए, कम से कम एक सदस्य भारतीय होना चाहिए। लेकिन हमारी मांगों को स्वीकार नहीं किया गया और सातों के सातों फिरंगी सदस्यों की ही सदस्यता में साइमन कमीशन को भारत भेज दिया गया।
चारों तरफ इसका पुरजोर विरोध किया गया। जब पंजाब और जब लाहौर में विरोध प्रदर्शन कर रहे थे लाला लाजपत राय, तो वहीं पर हुई लाठीचार्ज में उनकी मृत्यु भी हो गई थी। लेकिन फिर भी साइमन कमीशन के द्वारा अपनी रिपोर्ट 1930 में पेश कर दी गई, और ताकि ताकि भारतीयों को ये शो किया जा सके कि साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट बनाने में किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ नहीं की है, या पूरी की पूरी तरीके से पार्शियलिटी नहीं की है, पूरी तरीके से पारदर्शिता का ख्याल रखा गया है। इसीलिए डिसाइड किया गया कि भारत के सारे राजनीतिक दलों को लंदन बुलाया जाए और यहां पर गोलमेज सम्मेलन करवाए जाए, ताकि साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा की जा सके। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए ही 1930 में पहला, 1931 में दूसरा और 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया, जो कि कहां पर हुआ? लंदन में। लेकिन तीनों के तीनों ही गोलमेज सम्मेलन पूरी तरीके से असफल रहे। कोई भी खासा निष्कर्ष इन गोलमेज सम्मेलनों का नहीं निकला। यही रीजन है, यही कारण है कि सारे के सारे सम्मेलनों को समराइज करते हुए और अभी तक जितने भी एक्ट पारित करके भेजे थे, सबको कंबाइन करते हुए अभी तक का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक्ट पारित करके भेजा गया, जो कहलाया 1935 का भारत शासन अधिनियम, या द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, विच बिकेम द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारत के संविधान का सबसे मुख्य स्रोत बना। तो चलिए, आज कहानी की शुरुआत हम कहां से करने वाले हैं? हेडिंग डाल लीजिए, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1935 का भारत शासन अधिनियम। आपसे पूछेंगे 1935 का भारत शासन अधिनियम इतना ज्यादा प्रसिद्ध, इतना ज्यादा फेमस क्यों है? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आप लिखेंगे, दिस एक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह भारतीय संविधान का, यह भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है। दिस एक्ट इज द मेन सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख स्रोत है, क्योंकि मोर देन 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस एक्ट। हमारा 70% से भी ज्यादा संविधान इसी एक्ट से लिया गया है। लिखेंगे, मोर देन 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन has been taken from this act। 70% से भी अधिक संविधान 70% से भी अधिक संविधान, लिखेंगे, इसी अधिनियम से लिया गया है। इसी अधिनियम से लिया गया है। मोर देन 70% ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन टेकन फ्रॉम दिस एक्ट।
इसीलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक और अभी तक जितने भी एक्ट्स भेजे गए थे उनमें ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, सबसे ज्यादा जटिल भी है। लिखेंगे दैट इज पास्ड ऑन 4th of August 1935, and that was the last, the longest, and the most complicated document. लिखेंगे यह अंतिम सबसे लंबा एवं सबसे जटिल दस्तावेज था। यह अंतिम सबसे लंबा तथा सबसे जटिल दस्तावेज था। दिस इज द लास्ट एंड द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डॉक्यूमेंट, जो कहलाता है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या 1935 का भारत शासन अधिनियम। लिखेंगे दिस एक्ट was composed of, लिखेंगे यह अधिनियम, दिस एक्ट वॉज कंपोज्ड ऑफ, या यह अधिनियम मिलकर बना था। किस किस से? ध्यान रखेंगे दिस एक्ट हैड 14 पार्ट्स। इस एक्ट में, इस अधिनियम में कुल 14 भाग थे, कुल 14 पार्ट्स थे। लिखेंगे 10 शेड्यूल्स, 10 अनुसूचियां, एंड 321 आर्टिकल्स, और 321 अनुच्छेद। तो चलिए अब हम बात करते हैं क्या क्या फीचर्स, क्या क्या विशेषताएं थी इस एक्ट की। इस एक्ट के क्या क्या फीचर्स थे या क्या क्या विशेषताएं थी। सबसे पहला लिखेंगे प्रपोजल ऑफ फाउंडेशन ऑफ एन ऑल इंडिया यूनियन। हिंदी में लिखेंगे एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव। इसी एक्ट के तहत सबसे पहला काम क्या हुआ? सबसे पहला काम ये हुआ
कि भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रस्ताव दिया गया। अ प्रपोजल ऑफ एन ऑल इंडिया यूनियन वॉज गिवन, कि भारत को एक अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा, और वो जो अखिल भारतीय संघ होगा, ऑल इंडिया यूनियन होगा, वो मिलकर बना होगा किससे? जिसमें होंगे 11 ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी कि 11 ब्रिटिश प्रांत, 6 ब्रिटिश कमिश्नरीज, 6 ब्रिटिश कमिश्नरियां, एंड प्रिंसली स्टेट्स, एवं देशी रियासतें। 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 ब्रिटिश कमिश्नरियों और देशी रियासतों से मिलकर बना होगा ऑल इंडिया यूनियन या अखिल भारतीय संघ, जिसका प्रस्ताव लाया गया 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इसके बाद दूसरा, a responsible government in provinces, लिखेंगे प्रांतों में स्वायत्त सरकार का गठन। दूसरा प्रपोजल लाया गया कि सभी प्रांतों में स्वायत्त सरकारों का गठन किया जाएगा। अ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस या प्रांतों में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंसेस या प्रांतों में स्वायत्त सरकार की स्थापना। और ध्यान रखेंगे, इसके तहत यह प्रपोजल लाया गया, यह प्रस्ताव लाया गया कि जो प्रांतीय सरकारें होंगी वो प्रांतीय विषयों पर खुद कानून बनाने के लिए स्वतंत्र होंगी, यानी कि प्रांतीय विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होगा वो प्रांतीय सरकारों का होगा। इसके बाद नंबर 3, फाउंडेशन ऑफ अ फेडरल कोर्ट, हिंदी में लिखेंगे एक संघीय न्यायालय की स्थापना। फाउंडेशन ऑफ अ फेडरल कोर्ट। प्रोविंस मीन्स प्रांत। जिस तरीके से आज हमारे देश में 28 राज्य हैं, तो राज्य बनने से पहले ये राज्य ही क्या कहलाते थे? प्रोविंसेस कहलाते थे, प्रांत कहलाते थे। फाउंडेशन ऑफ ए फेडरल कोर्ट या एक संघीय न्यायालय की स्थापना। ध्यान रखेंगे, इन 1935 सुप्रीम कोर्ट was shifted from
कैलकाटा टू दिल्ली। 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। In 1935, Supreme Court was shifted from Calcutta to Delhi. वर्ष 1935 में सर्वोच्च न्यायालय को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया। और ध्यान रखेंगे, in 1937, as per this act, a federal court was established in Delhi. और 1937 में दिल्ली में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और ध्यान रखेंगे, ये फेडरल कोर्ट स्थापित हुआ 1 अक्टूबर 1937 से। इसमें एक चीफ जस्टिस हुआ करता था और 6 अदर जजेस या अन्य न्यायाधीशों का प्रावधान इसमें किया गया था। और आप जानते होंगे, आजादी के बाद यही फेडरल कोर्ट तो क्या बना, इसका पुनर्गठन किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, या यही कहलाता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय। अगला महत्वपूर्ण काम क्या किया गया, लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एज पर द लिस्ट्स ऑफ, या लिखेंगे एज पर 3 लिस्ट्स। तीन सूचियों के तहत शक्तियों का विभाजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स एज पर 3 लिस्ट्स, तीन सूचियों के तहत शक्तियों का विभाजन। और वो 3 सूचियां कौन कौन सी जोड़ी गई, कौन कौन सी ऐड की गई। सबसे पहली यूनियन लिस्ट, या संघ सूची। यूनियन लिस्ट या संघ सूची, 1 लाइन डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। इट हैज दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच ओनली यूनियन गवर्नमेंट कुड मेक द लॉज। इसमें वो विषय आते थे जिन पर केवल संघीय सरकार ही कानून बना सकती थी। और इसमें शामिल किए गए 59 सब्जेक्ट्स, 59 विषय। हालांकि आज भी हमारे संविधान में संघ सूची है जिसमें विषयों की संख्या बढ़कर अब कितनी हो चुकी है, 100। तो इसके अंतर्गत वो विषय थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघीय सरकार का था या केंद्रीय सरकार का था। सेकंड वन वाज प्रोविंशियल लिस्ट, दूसरी थी प्रांतीय सूची। सेकंड वन वाज प्रोविंशियल लिस्ट या प्रांतीय सूची। लिखेंगे इट हैड दोज सब्जेक्ट्स ऑन विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स कुड मेक द लॉज। इसमें वो विषय आते थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघीय सरकार, केवल
प्रांतीय सरकारों का था। इसके अंतर्गत वो विषय थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार, इसमें वो विषय थे जिन पर कानून बनाने का अधिकार प्रांतीय सरकारों का था या प्रांतों का था। और तीसरी जो कहलाती थी कॉन्कुरेंट लिस्ट, यानी कि समवर्ती सूची। It has those subjects. It has those subjects on which both union and provinces could make the laws. इसमें वो विषय आते थे जिन पर संघीय और प्रांतीय दोनों ही सरकारें कानून बना सकती थी। It had 36 subjects. इसमें विषयों की संख्या कुल 36 थे। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। संघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची। क्लियर हो गई बात? इसके बाद नंबर 5, लिखिए लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 11 प्रोविंसेस। ग्यारह प्रांतों में विधान सभाओं का गठन किया गया। लेजिस्लेटिव असेंबलीज वर एस्टैब्लिश्ड इन 11 प्रोविंसेस। 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया। इन विच, जिसमें से 6 प्रोविंसेस वर मेड बाइकैमरल। लिखेंगे जिनमें से 6 प्रांतों को, जिनमें से 6 प्रांतों को द्विसदनीय बनाया गया। जिनमें से 6 प्रांतों को द्विसदनीय बनाया गया। जो कौन कौन से थे? बिहार, बंगाल, असम। बाइकैमरल तो आप समझते होंगे, द्विसदनीय तो आप समझते होंगे। यूनाइटेड प्रोविंस बॉम्बे एंड मद्रास। मैंने कहा 11 प्रोविंसेस या 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन किया गया। विधानसभाएं बनाई गई 11 प्रोविंसेस में 11 प्रांतों में से, लेकिन इन 11 प्रांतों में 6 प्रांत ऐसे थे जिनकी लेजिस्लेचर बाइकैमरल थे। बाइकैमरल का मतलब है जो कि द्विसदनीय थी, जिसमें 2 सदन थे, यानी कि विधानसभा के साथ साथ वहां पर विधान परिषदों का भी गठन किया गया था। और विधानसभा के साथ साथ विधान परिषदें कहां कहां पर गठित की गई? बिहार, बंगाल, असम, यूनाइटेड प्रोविंस
जिसे संयुक्त प्रांत कहा जाता था, जो कि आज उत्तर प्रदेश कहलाता है, बंबई और मद्रास। इन प्रांतों में इन प्रांतों में बाइकैमरल लेजिस्लेचर स्थापित किया गया। यहां पर बाइकैमरल का मतलब है ऐसा लेजिस्लेचर जिसमें दो हाउसेज होते हैं, जिसमें दो सदन होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आज अपने सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करें तो हमारा सेंट्रल लेजिस्लेचर क्या कहलाता है? पार्लियामेंट, यानी कि संसद। संसद में कितने हाउस होते हैं? दो हाउस होते हैं, एक राज्यसभा होती है, एक लोकसभा होती है। यानी कि हमारा जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है वो कैसा है? बाइकैमरल। अब जैसे उत्तर प्रदेश विधान मंडल की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा तो होती ही है, लेकिन विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में एक विधान परिषद भी है। यानी कि उत्तर प्रदेश का लेजिस्लेचर भी कैसा है? बाइकैमरल है। लेकिन अगर हम हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, तो वहां पर बाइकैमरल नहीं है। वहां का जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल है। यूनिकैमरल का मतलब एक सदनीय है, और यूनिकैमरल का मतलब ये है कि वहां पर केवल राज्यपाल होता है और एक विधानसभा होती है, एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। समझ गए बात? तो 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन हुआ, और क्योंकि विधानसभाओं का गठन हुआ इसीलिए यही कारण है 1937 में भारत में हुए थे फर्स्ट प्रोविंशियल इलेक्शंस। भारत में प्रथम प्रांतीय चुनाव या प्रांतीय निर्वाचन 1937 में किए गए थे, 1937 में। अगला काम लिखेंगे, एज पर दिस एक्ट, इसी अधिनियम के तहत इंडियन काउंसिल वॉज डिसोल्यूटेड। इसी के तहत भारतीय परिषद को भी भंग कर दिया गया। इसी के तहत भारतीय परिषद को भी भंग कर दिया गया। अगला महत्वपूर्ण काम, लिखेंगे इन 1937 बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। 1937 में बर्मा को भारत से अलग किया गया। इन 1937 बर्मा वॉज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया या पृथक कर दिया गया। ये सारे के सारे काम 1935 के भारत शासन अधिनियम या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत किए गए थे। इसके अलावा 2 न्यू प्रोविंसेस वर एस्टैब्लिश्ड। तो नए प्रांतों का गठन किया गया।
टू न्यू प्रोविंसेस वर एस्टैब्लिश, दो नए प्रांतों का गठन किया गया। सबसे पहला उड़ीसा और दूसरा सिंध। दो नए प्रांत गठित किए गए। भाई जो आज म्यांमार है या जो आज म्यांमार है वही पहले बर्मा कहलाता था, जो 1937 तक भारत का ही भाग था। 1937 में ही 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ये सारी की सारी वो महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जो 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसके बाद हुए 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शंस। 1937 का प्रांतीय निर्वाचन, प्रोविंशियल इलेक्शंस या प्रांतीय निर्वाचन। भारत में होने वाले सबसे पहले प्रांतीय चुनाव कब हुए, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो सबसे पहली चीज तो ये ध्यान में रखना कि भाई हमारे देश में सबसे पहले 11 प्रांतों में विधानसभाओं का गठन ही कब हुआ था, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्योंकि विधानसभाओं का गठन ही 1935 में हुआ तो स्वाभाविक सी बात है कि हमारे देश में सबसे पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस या प्रांतीय निर्वाचन हुए 1937 में, 1937 में, जो कि फरवरी 1937 में हुए थे इन 11 प्रोविंसेस। कुल 11 प्रांतों में फरवरी 1937 में इलेक्शन से करवाए गए, जो कि हुए टोटल 1585 सीट्स पर। कुल 1585 सीटों पर भारत में सबसे पहले प्रांतीय निर्वाचन, सबसे पहले प्रोविंशियल इलेक्शंस 1937 फरवरी 1937 में किए गए थे। और ध्यान रखेंगे कुल 1585 सीटों में से आप लिखेंगे कांग्रेस गॉट 711 सीट्स। कांग्रेस को 711 सीटें मिली और 711 सीटों के ही साथ कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। और वो 5 प्रांत कौन कौन से थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था? मद्रास, बिहार, उड़ीसा। सेंट्रल प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस का मतलब है मध्य प्रांत, जिसे आज आप मध्य प्रदेश के नाम से जानते हैं। और साथ में यूनाइटेड प्रोविंस, संयुक्त प्रांत। ये वो 5 प्रांत थे जहां पर कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सेंट्रल प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस, मध्य प्रांत और संयुक्त प्रांत।
लिखेंगे कांग्रेस मेड इट्स गवर्नमेंट इन टोटल 6 प्रोविंसेस। लिखेंगे कांग्रेस कुल 6 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाने में सफल रही। कांग्रेस कुल 6 प्रांतों में अपनी सरकारें बनाने में सफल रही। पूर्ण बहुमत मीन्स, पूर्ण बहुमत का मतलब होता है आधे से ज्यादा सीटें। 50% +1। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जानते होंगे कि हरियाणा राज्य की विधानसभा में कुल 90 सीट्स हैं, 90 सीटें। अब अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 46 सीटें मिल जाती हैं, 46, तो वो पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने में सफल हो जाती है पॉलिटिकल पार्टी। क्योंकि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की 46 सीटें हो गई तो स्वाभाविक सी बात है टोटल ही 90 है, तो 46 से ज्यादा तो किसी की हो नहीं सकती। इवन 44 से ज्यादा किसी की नहीं हो सकती। इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, टोटल मेजोरिटी, पूर्ण बहुमत, कि आप पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना सकते हैं। तो दोस्तों 6 प्रांतों में कांग्रेस अपनी सरकारें बनाने में सफल हुई। इसके अलावा भी 2 प्रांतों में सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। कहने का मतलब कांग्रेस का मंत्रिमंडल कुल 8 प्रोविंसेस, कुल 8 प्रोविंसेस में क्या हुआ, एस्टेब्लिश हुआ, क्योंकि 2 प्रांतों में मिली जुली सरकार बनाने में भी कांग्रेस सफल हुई थी। फिर क्या था, लगभग आफ्टर 28 मंथ्स, लगभग 2.25 साल तक 8 प्रांतों में मंत्रिपरिषद के द्वारा सरकार चलाने के बाद इन अक्टूबर 1939 लिखेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम 8 प्रोविंसेस रिजाइंड। लगभग 28 महीनों तक सरकार में रहने के बाद अक्टूबर 1939 को लिखेंगे 8 प्रांतों से मंत्रिपरिषद के द्वारा त्याग पत्र दे दिया गया। 8 प्रांतों में मंत्रिपरिषद के द्वारा त्याग पत्र दिया गया। कहने का मतलब जितने भी प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें थी, जितने भी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिपरिषद के सदस्य थे या कांग्रेस का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स था, उन सारे के सारे प्रांतों से ही वहां के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इस्तीफे दे दिए गए। इसका रीजन क्या था, इसके 2 कारण थे। सबसे पहला कारण, कांग्रेस की सहमति के बिना, कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में
कांग्रेस की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्री परिषद के सदस्य थे, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस की सहमति के बिना ही भारत को दूसरे विश्व युद्ध में शामिल कर दिया। और दूसरा कारण था, युद्ध के बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग की आलोचना करना। भारतीय चाहते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हमें आजादी मिल जाए। तो पहला रीजन हुआ इंक्लूजन ऑफ इंडिया इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर विदाउट द परमिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस मंत्री परिषद की सहमति के बिना भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना। और दूसरा, अपोजिंग द डिमांड ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आफ्टर द वॉर। युद्ध के पश्चात भारत की स्वतंत्रता की मांग की आलोचना करना। और ध्यान रखेंगे, जब 8 प्रांतों से कांग्रेस मंत्री परिषद के सदस्यों के द्वारा त्यागपत्र दे दिए गए, इस्तीफे दे दिए गए, तो सारे के सारे प्रोविंसेस की जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी थी, यानी कि जो संवैधानिक तंत्र था, वो पूरी तरीके से विफल हो गया। खुद सोच के देखिए, अभी भारत में 28 राज्य हैं और सोचिए कि 28 राज्यों में से 20 राज्यों में सरकार एक साथ गिर जाए, तो एकदम से संवैधानिक स्वतंत्र क्या हो जाएगा, संवैधानिक तंत्र पूरी तरीके से विफल हो जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस के द्वारा इस्तीफे दे दिए गए सभी प्रांतों से, तो इस बात से बेहद खुशी हुई मुस्लिम लीग को। तो मुस्लिम लीग तो यही चाहती थी, इसीलिए जब कांग्रेस के मंत्री परिषद के द्वारा ऐसा किया गया, तो मुस्लिम लीग सेलिब्रेटेड दैट। मुस्लिम लीग के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया गया, इसका जश्न मनाया गया। और ध्यान रखेंगे, 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस मनाया गया कि चलिए हमें कांग्रेस से मुक्ति मिली। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। और इसमें डॉक्टर बी आर अंबेडकर सपोर्टेड मुस्लिम लीग, जिसमें मुस्लिम लीग का समर्थन किया डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने। अब जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी पूरी तरीके से फेल हो गई, सारे के सारे मंत्री परिषद के द्वारा इस्तीफे दे दिए गए, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश सरकार पर यह दबाव बना कि आप किसी तरीके से भारतीयों से नेगोशिएट करने की कोशिश कीजिए। और यही रीजन है, नेगोशिएट करने के लिए एक ऑफर भेजा गया जो 1940 में आया, जो कहलाता है अगस्त ऑफर, या जो कहलाता है अगस्त प्रस्ताव। 1940 में अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया कांग्रेस के साथ नेगोशिएट करने के लिए। और अगस्त प्रस्ताव में ये प्रपोजल दिया गया, ये प्रस्ताव दिया गया कि एक वॉर एडवाइजरी कमेटी का गठन किया जाएगा, एक युद्ध सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा, और उस समिति के साथ बातचीत करके, सहमति करके ही
आगे से युद्ध एवं शांति की घोषणाएं की जाएंगी। दूसरी घोषणा ये की गई कि गवर्नर जनरल और वाइसराय की परिषद में अब ज्यादा भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हम लोग भारत को स्वराज देंगे। लेकिन हम इस ऑफर से कतई भी सहमत नहीं हुए। दैट ऑफर वॉज रिजेक्टेड। इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। और अस्वीकार करके ध्यान रखेंगे, इसी के विरोध में 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी के आह्वान पर किया गया इंडिविजुअल सत्याग्रह, या व्यक्तिगत सत्याग्रह, जो शुरू हुआ फ्रॉम पवनार आश्रम, बंबई से या महाराष्ट्र से। ये महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से शुरू किया गया था। और ध्यान रखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले सबसे पहले व्यक्ति आचार्य विनोबा भावे थे और दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद 1942 में भेजा गया क्रिप्स मिशन। आपसे पूछेंगे अगस्त प्रस्ताव को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा क्या कहा गया? दरवाजे पर जंग लगी कील। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स माफ कीजिए अगस्त प्रस्ताव को कहा था। और दूसरी तरफ 1942 में भेजे गए क्रिप्स मिशन को गांधी जी के द्वारा कहा गया पोस्ट डेटेड चेक, और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया एक डूबते हुए बैंक का पोस्ट डेटेड चेक। अब अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना जैसे देश भी ब्रिटेन पर दबाव बनाने लगे कि जल्दी से जल्दी भारत को स्वतंत्र किया जाए, जल्दी से जल्दी भारत को आजाद किया जाए। इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन वॉज विंस्टन चर्चिल। ये वही विंस्टन चर्चिल है भाई जिसने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर कहा था, हाफ नेकेड बैगर। और ध्यान रखेंगे, विंस्टन चर्चिल के ही द्वारा भारत भेजा गया क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव एक बार फिर से भारतीयों के साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश की गई। और ध्यान रखेंगे, क्रिप्स मिशन में ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये प्रस्ताव दिया गया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीय अपने संविधान का निर्माण कर सकेंगे और उनके संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया जाएगा। प्रपोजल ऑफ द फाउंडेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज गिवन। इसके तहत एक संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव दिया गया या प्रस्ताव लाया गया। लेकिन क्रिप्स मिशन को भी ठुकरा दिया गया, हमने इसे भी अस्वीकार कर दिया। और आप जानते होंगे इसी के विरोध में 1942 में शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट। या भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है।
और ध्यान रखेंगे इसे अगस्त क्रांति क्यों कहा जाता है। इसे अगस्त क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये 9 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक ग्राउंड से शुरू हुआ था। और आप जानते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के ही तो दौरान गांधी जी के द्वारा नारा दिया गया था डू और डाई, यानी कि करो या मरो। कहने का मतलब 1942 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर पहुंच चुका था, क्योंकि ब्रिटेन और जापान एक दूसरे के विरुद्ध थे, एक दूसरे के खिलाफ थे। तो अब ब्रिटेन पर जापानियों के द्वारा हवाई हमले का खतरा मंडराने लगा था, लेकिन ब्रिटेन से ज्यादा ब्रिटिशर्स, अंग्रेज तो भारत में रह रहे थे। कहने का मतलब अब भारतीयों पर भी या भारत में भी जापान की तरफ से हवाई हमले की जो आशंका थी वो बढ़ने लगी थी, हवाई हमले का जो खतरा था वो मंडराने लगा था। यही रीजन है, यही कारण है गांधी जी ने कहा डू और डाई, करो या मरो। और उसी के तहत 1942 में हमने शुरू किया क्विट इंडिया मूवमेंट, अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहते हैं, जो कि 9 अगस्त 1942 से शुरू हुई। इसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर अपने चरम पर पहुंचा और आप जानते हैं फाइनली 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर और 9 अगस्त 1945 को जापान की ही नागासाकी पर 2 परमाणु हमले अमेरिका के द्वारा जापान पर किए गए। इतना ज्यादा विनाश हुआ, इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ कि इसी के छठे दिन 15 अगस्त 1945 को जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया और फाइनली सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। और इसी द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पूरे के पूरे यूरोप में रिसेशन आ गया और रिसेशन की मार सबसे ज्यादा खुद ब्रिटेन को पड़ी। इसीलिए अब ब्रिटेन के पास कोई चारा नहीं था सिवाय हमारी सारी की सारी राजनीतिक मांगों को स्वीकार करने के। इसीलिए हमारी सारी की सारी पॉलिटिकल डिमांड्स, सारी की सारी राजनीतिक मांगे मान ली गई और फाइनली हमारी संविधान सभा का गठन किया गया, जिसके तहत या जिसके लिए 1946 में 1946 में एक प्लान, एक योजना भारत भेजी गई, जिसे हम कैबिनेट मिशन प्लान के नाम से जानते हैं या कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जानते हैं। और इसी कैबिनेट मिशन प्लान या इसी कैबिनेट मिशन योजना के ही तहत आप जानते हैं कि हमारी संविधान सभा का गठन हुआ या हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। वो आज की कहानी को हम यहीं तक रखेंगे। इसके बाद कल जब आपसे मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया या भारत की संविधान सभा के बारे में और जानेंगे किस तरीके से भारत की संविधान सभा का गठन हुआ और उसी संविधान सभा के द्वारा कैसे फिर ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन करवाकर हमारे संविधान का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, अगली क्लास में जब हमारी मुलाकात होगी तो कल का हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और हम जानेंगे कि कैसे गठन हुआ हमारी संविधान सभा का और कैसे बनी भारत की सबसे पहली अंतरिम सरकार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस